हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। इन दिस मेथड एन इलेक्ट्रॉन बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन द मॉलिक्यूल। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बीम इज caught temporarily in a vacant or unoccupied molecular orbital, and thus an anion with short-lived 10 to power minus 12 to 10 to power minus 5 is formed. The energy इन दिस इस मेथड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को किसी मॉलिक्यूल पर जिसका भी हमें करना है स्पेक्ट्रा, उस पर डालते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम से निकल कर टेम्परेली कॉट किए जाते हैं, मतलब पकड़ लिए जाते हैं। किस में चले जाते हैं? वेकेंट या अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। एंड बहुत थोड़ी सी देर के लिए बनता है। दस एन एनायन विथ वेरी शॉर्ट लिव्ड इज फॉर्म। एक एनायन बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं तो एनायन फॉर्म होता है, और वो जो कि एनायन बनता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। उसकी लाइफ कितनी होती है? 10 to power minus 12 to 10 to power minus 15। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं कि हमारा जो एटम है वो कितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की उसमें कितनी क्षमता है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल। यूजिंग दिस मेथड electron affinity values of some heterocycles compound have been determined। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कैसे पता करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम लेते हैं और जिसकी ज़्यादा होती है उसकी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस स्कैटरिंग पैटर्न के द्वारा हम निकाल सकते हैं। स्पेशली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके अंदर जो हेट्रो एटम होता है उसका दूसरे एटम्स के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरे कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर ऑटोमेटिकली हम देखते हैं अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि उसको हम स्कैटरिंग पैटर्न के द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दीज वैल्यू शो गुड एग्रीमेंट विद द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये जो स्कैटरिंग पैटर्न है इससे हमें बहुत आसानी यानी कहना चाहिए इसका एक अच्छा कैलकुलेटेड फॉर्म के वैल्यूज़ जो है हमें प्राप्त हो जाती है, जो कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के द्वारा ये ग्रहण किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं। और ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ने इसको ग्रहण किया है। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ी है या नहीं, इनको आपस में कंपेयर करके इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सहायक होता है। सेकेंड है फोटोन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हेन द हाई एनर्जी UV रेडिएशन फॉल ऑन द मॉलिक्यूल इन गैस फेज, गैस अवस्था में हम UV लाइट डालते हैं हाई एनर्जी की, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने भी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। द एनर्जी ऑफ दीज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इनको ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में निकालने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, कितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है इजेक्ट करने के लिए, ये इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त हो जाती है। IP कितना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्बिटल, कैसे अलग अलग ऑर्बिटल्स के IP कितनी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी कैन इजेक्ट एनी वन इलेक्ट्रॉन इफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ द रेडिएशन। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, कितनी एनर्जी लगती है, वो कम है किसकी अपेक्षा?
रेडिएशन की, तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। हैंस अ सीरीज ऑफ बैंड्स आर ऑब्टेन्ड इन द फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि हमें हर प्रकार के इलेक्ट्रॉन जो कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं उनको इजेक्ट करने के लिए हर इलेक्ट्रॉन की IP अलग होगी। आसानी से हमें बैंड मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। हैंस अ सीरीज ऑफ बैंड्स आर ऑब्टेन्ड इन द फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ द मॉलिक्यूल। द spectral bands in the photoelectron spectrum can be related to the molecular orbital of the different energy from which the electrons are removed। मैंने अभी यही बात कही कि अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप जो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको इजेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार की IP की आवश्यकता हमें पड़ती है। अलग अलग प्रकार की हमें जो इजेक्ट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है वो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा प्राप्त हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव द चेंजेस इन द पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस स्पेक्ट्रा। अलग अलग पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर जितने भी चेंज हुए हैं उनको हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा आसानी से बता सकते हैं। इन द बेंजीन 6p ऑर्बिटल्स फॉर्म 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑब्वियसली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, 3 बॉन्डिंग होते हैं, 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। इन द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लाइक pyridine 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म इन द सिमिलर वे, जैसे कि बेंजीन है ऐसे pyridine में बनते हैं। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेटेरो एटम, चूंकि उसमें नाइट्रोजन आ जाता है, बेंजीन में सारे कार्बन है, एक नाइट्रोजन एटम के आ जाने से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेटेरो एटम नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ द कार्बन। The energy of the pi molecular orbital are less than those of the benzene। इसलिए पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो बेंजीन की अपेक्षा कम पाई जाती है। द टू डीजेनरेट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बिकम्स नॉन डीजेनरेट सेट ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन द pyridine। तो जो कि दो बेंजीन के अंदर डीजेनरेट बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे वो नॉन डीजेनरेट हो जाते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल pyridine के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन आ जाता है। Pyridine molecule, the energy of the E2 bonding molecular orbital is a function of the electronegativity of the heteroatom involved। जो E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6, अगर ये 6 जिसमें 3 तो आपके बॉन्डिंग है और 3 हमारे एंटी बॉन्डिंग है। बेंजीन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो E1 उसके बाद E2, E3 की लगभग सेम एनर्जी है, E4, E5 एंड E6 जो है वो थोड़ी हाई एनर्जी का है। इसमें क्या होता है E1 के बाद E2 की एनर्जी और कम हो जाती है E3 की अपेक्षा, मतलब थोड़ा सा चेंज इसमें दिखाई देता है, डीजनरेट हो जाते हैं, जो डीजनरेट थे वो नॉन डीजनरेट हो जाते हैं। मतलब डीजनरेट मतलब उनमें सिमिलरिटी होती है E2, E3 एंड E4, E5, ये दीज ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट इन नेचर, वाइल E2, E3 जो कि अलग अलग एनर्जी होते हैं इसलिए उनको बोलते हैं नॉन डीजनरेट। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हम देखते हैं हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, द एनर्जी ऑफ द E2 बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज अ फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेटेरो एटम इन्वॉल्व। E2 की एनर्जी कम हो गई और ये डिपेंड करता है कि हमारा हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार की है। विद द इंक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी हेटेरो एटम की, इट डिक्रीजेस फर्दर, और नीचे आता चला जाएगा। कहने का अर्थ है इसके अंदर देखो, इन द फॉस्फोबेंजीन, आर्साबेंजीन, स्टिलोबेंजीन, energy of the pi orbital that is E2 decreases with increasing size of the hetero। साथ में हेटेरो, मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले कहा कि हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम इंक्रीज करते हैं तब भी E2 का जो लेवल है कम होता जाएगा। सिमिलरली साइज ऑफ द हेटेरो एटम जो बढ़ता जाएगा, दैट इज इट, तो भी जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी अगर हम लगा दें तो इन हेटेरो एटम के कारण भी साइज बढ़ता जा रहा है, तो हम देते हैं A2 का मान भी घटता जाता है। सिमिलरली इन पायरोल, द इंक्लूजन ऑफ द हेटेरो एटम नाइट्रोजन इन द 5-membered रिंग causes the splitting of the degenerate bonding or molecular orbital।
इसके अंदर भी हम देखते हैं डीजेनरेट स्टेट दिखाई पड़ती है। Thus, photoelectron spectroscopy is helpful in obtaining information about the change in the bonding energy levels in various heterocyclic compounds। और heterocyclic compounds खाली नाइट्रोजन के नहीं है, अलग अलग हीट्रो एटम के हैं। तो हम देखते हैं डीजेनरेट जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन डीजेनरेट होते हैं, और इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ द हीट्रो एटम। थैंक यू।